नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 नवंबर सन 2024। सप्तमी तिथि शुक्रवार शाम 6:08 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, मिलेगा लोन और मुआवजा। हरियाणा में वाहन चालकों को करना होगा ये काम, परिवहन मंत्री ने जारी किया आदेश। युवाओं के लिए आई खुशखबरी, आज हिसार में लगेगा रोजगार मेला, नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। हरियाणा चुनाव ईवीएम हैकिंग मामला हाईकोर्ट पहुंचा, कांग्रेस 14 सीटों का सबूत देगी, 4 सीटों पर मार्जिन 3000 से कम, 1 पर 32 का डिफरेंस। हरियाणा में नए जिले बनने पर लगा ब्रेक, अब जनगणना के बाद ही फैसला लेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, गौ सेवा बजट बढ़ाकर किया 400 करोड़ रुपए, गाय पालने पर दी जाएगी 30,000 रुपए की राशि। मुख्यमंत्री ने बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया, कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर की भी घोषणा। सरकारी नौकरी अपडेट, भारतीय पशुपालन निगम में 2246 पदों पर आई भर्ती, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका, एज लिमिट 45 साल। हरियाणा में कटेंगे धड़ाधड़ चालान, प्रदूषण जांच केंद्रों को हिदायत, ऐसे वाहनों को जारी न करें PUC सर्टिफिकेट। और यूपी पुलिस भर्ती रिजल्ट जारी, जनरल का कट ऑफ 214, 48 लाख कैंडिडेट्स ने दी थी परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में धीरे धीरे ठंड ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आलम यह है कि प्रदेश के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि रात के तापमान में अभी और ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में 22 और 23 नवंबर को कुछ जिलों में कोहरा छाने की भी संभावना बनी हुई है। 23 नवंबर को पहाड़ी इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर मैदानी इलाकों में ठंड के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 23 नवंबर को करनाल, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट pay.bhartiyapashupalan.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के 562 पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो लघु उद्यम विस्तार अधिकारी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष और सैलरी 40,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। फीस की बात करें तो सभी वर्गों के लिए 944 रुपए तय की गई है। वहीं लघु उद्यम विकास सहायक के पदों की बात करें तो 1686 पद भरे जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सैलरी 30,500 रुपए प्रति माह मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू की बेसिस पर होगा। फीस सभी वर्गों के लिए लघु उद्यम विकास सहायक के लिए 826 रुपए तय की गई है और दोनों भर्तियों को मिलाकर कुल 2246 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने जिले के लोगों को मेडिकल कॉलेज और कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर की सौगात दी है। सीएम ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इसके भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज का निर्माण 21 एकड़ 13 मरला भूमि पर होगा, जिसमें 100 मेडिकल सीटें होंगी। इस परियोजना पर तकरीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की कि HAU से सटी 5.5 एकड़ भूमि पर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा सिरसा में मिल सके। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में अब तक कुल मिलाकर 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं और 5 और मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो और हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। हरियाणा की सरकारी दफ्तरों, इमारतों और कर्मचारियों के घरों में पहले चरण के तहत प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण के तहत आम जनता के घरों में इन मीटरों को लगाया जाएगा। इस बात की जानकारी पंचकुला स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी कोर की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। उन्होंने कहा कि नए स्मार्ट मीटरों के लग जाने के बाद देश भर में LNT लॉस कम किया जा सकेगा। इससे बिजली विभाग को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले भी बता चुके हैं कि सरकारी बिल्डिंग्स में इन मीटरों के लग जाने के बाद जब लोगों को इनके फायदे के बारे में पता चलेगा तो वह खुद ब खुद इन मीटरों को लगवाने के लिए आगे आएंगे।
हरियाणा में नए जिले, उपमंडल और तहसील बनने को लेकर उठ रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। अब जनगणना के बाद ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में जनगणना शुरू होगी। तब तक सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। वित्त आयुक्त, राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जनगणना का कार्य पूरा होने तक जिला, तहसील और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। यहाँ पर आपको बताते चले कि गोहाना, हांसी, असंध, मानेसर और डबवाली को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है, जबकि कलानौर और बवानीखेड़ा उपमंडल बनने की दौड़ में शामिल हैं। वर्तमान में हांसी और डबवाली पुलिस जिला हैं, इसलिए इनके सामान्य जिले बनने में ज्यादा रुकावटें नहीं आएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला स्थित शहर के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित ब्रज रस कथा के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन अनुसार गंगा की स्वच्छता, गौ माता के संवर्धन, गीता का प्रचार और युवाओं में आध्यात्मिकता के माध्यम से संस्कृति और संस्कार डालने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रज रस कथा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि गौ सेवा का बजट अब 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे पहले यह बजट 40 करोड़ रुपए था। जो व्यक्ति अपने घरों में गाय पालेगा उसे सरकार द्वारा 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आज प्रदेश में 500 से ज्यादा गौशालाएं हैं, जिनके लिए सरकार ने चारे की व्यवस्था का भी प्रावधान किया हुआ है। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर वटवृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने 5100 साल पहले गीता का पवित्र संदेश दिया था। सरकार द्वारा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाकर इसका संदेश फैलाया जा रहा है। इस अवसर पर हर साल एक देश और एक राज्य पार्टनर के रूप में काम करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में हर जगह आतंकवाद, लड़ाई और भय का वातावरण फैल रहा है, जिसका समाधान केवल अध्यात्म से ही संभव है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हांसी में रोजगार मेले यानी जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 22 नवंबर 2024 यानी आज होगा। इच्छुक उम्मीदवार इस मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। अगर आप पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। सभी ट्रेड से ITI पास आउट उम्मीदवार इस जॉब फेयर में भाग ले सकते हैं। इस रोजगार मेले में उम्मीदवारों का चयन करने को गोदरेज कंपनी मोहाली पंजाब पहुंच रही है। जो भी उम्मीदवार इस रोजगार मेले में हिस्सा लेने की इच्छा रखते हैं, उन्हें 22 नवंबर को अपने सभी दस्तावेजों के साथ सुबह 10 बजे तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हांसी पहुंचना होगा। कंपनी द्वारा उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ITI पास उम्मीदवार इस रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं। मेले में आने वाले उम्मीदवार अपने सभी दस्तावेज जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, ITI पास आउट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो अपने साथ जरूर लेकर आएं। हरियाणा में वाहन चालकों के लिए एक जरूरी सूचना सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि सर्दियों में कोहरे के चलते होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कोहरे और स्मोक की मोटी चादर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दृश्यता काफी हद तक कम हो चुकी है। इसके कारण प्रतिदिन सड़क हादसों की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद परिवहन मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब हरियाणा में सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना रिफ्लेक्टर के सड़कों पर किसी भी गाड़ी को चलने न दिया जाए, क्योंकि ऐसे में गाड़ियां दुर्घटना का शिकार होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया है कि वे इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक सदन में रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। बिल पर चर्चा के दौरान विपुल गोयल ने कहा कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने की मान्यता के लिए एक तंत्र बनाने, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने, उसे सुगम बनाने, भूमि स्वामियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए यह कानून बेहद जरूरी था। इस विधेयक के पारित होने पर पट्टे यानी कि ठेके की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को फसल पर लोन लेने की सुविधा मिलेगी। यदि ठेके की जमीन पर लगी फसल अगर प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है तो सरकार या फिर बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा भू मालिक की बजाय पट्टेदार यानी ठेकेदार को दिया जाएगा। गिरदावरी में पट्टेदार किसान को भू मालिक नहीं दिखाकर अलग कॉलम में पट्टेदार ही दिखाया जाएगा, जिससे कि भविष्य में विवाद की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। सैनी सरकार ने दावा करते हुए कहा कि इस कानून से भूमि संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल होगा और पट्टाकर्ता यानी ठेकेदार तथा पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी। सरकार इस पर काफी दिनों से काम कर रही थी और कई बैठकों के बाद सरकार ने अब इसे अंतिम रूप दे दिया है। इससे राज्य के कई लाख छोटे किसानों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। जब भी प्राकृतिक आपदा से फसल में नुकसान होता था तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राहत पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को नहीं मिलती थी। इन सभी जरूरतों को देखते हुए इसके लिए ये कानून लाना जरूरी हो गया था।
हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने खंड महेंद्रगढ़ व कनीना के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन विभाग के अधिकारी एवं जिला ट्रैफिक पुलिस टीम भी साथ रही। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन राणा व गणेश कुमार ने स्कूलों में जाकर वाहनों के कागजात का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 स्कूल बसों के कागजातों में कमी पाए जाने पर उनका चालान किया गया। वहीं एक बस को जब्त करने के निर्देश दिए। सुमन राणा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। आयोग का मकसद केवल चालान करना नहीं बल्कि स्कूलों को अपडेट रखना भी है। आयोग के सदस्य गणेश कुमार ने कहा कि अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से सतर्क रहें। राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। कनीना में जो स्कूल बस हादसा हुआ था वैसी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जरूरी है कि लगातार फील्ड में रहकर स्कूल बसों को चेकिंग की जाए। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य मकसद बच्चों को सुरक्षित माहौल देना है। इस मामले में आयोग पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधन से अनुरोध किया है कि पर्यावरण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी नियमों की दृढ़ता से पालना करें। दिल्ली अमृतसर कटरा नेशनल हाईवे का पहला चरण प्रारंभ हो गया है। ये हाईवे हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। हरियाणा के हिस्से में इसका कार्य तेजी से चल रहा है और ट्रायल रन सफल रहने के बाद बूथलेस टोल सिस्टम भी कार्यरत हो गया है। इस एक्सप्रेसवे पर कारें अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती हैं। सड़क को अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें सुरक्षा के लिए रेलिंग और सुरक्षा दीवारें भी लगाई गई है। इसके अलावा सड़क के डिवाइडर पर हरियाली के लिए पौधारोपण किया गया है। यह एक्सप्रेसवे आधुनिक डिजाइन के साथ बनाया गया है और केवल लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल को अनुमति है। मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को इस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। हरियाणा के हिस्से में सोनीपत, रोहतक और जींद को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी का एक्सेस दे दिया गया है। फिलहाल 117 किलोमीटर के दायरे में 7 टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं। छोटे वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा और हैवी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। हर 100 मीटर की दूरी पर साइनेज लगाए गए हैं। हालांकि इस सड़क पर रेस्ट एरिया का निर्माण अभी नहीं हुआ है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहनों में तेल और खाने पीने का सामान लेकर इस सफर पर निकलें। जल्द ही रेस्ट एरिया बनाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। दिल्ली से कटरा को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह यात्रा को सुगम बनाने के साथ साथ क्षेत्र के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार ने सख्ती की है। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP और होलोग्राम बेस्ड कलर्ड स्टिकर नहीं होंगे, उन्हें पोल्यूशन कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे। हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त ऑफिस ने इस संबंध में सभी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, सह सचिवों, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऑर्डर में लिखा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अपने क्षेत्राधिकारी में कार्यरत सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को तत्काल निर्देश जारी करें कि वे ऐसे किसी भी वाहन को पोल्यूशन सर्टिफिकेट जारी न करें जिस पर HSRP और कलर्ड स्टिकर न लगा हो। ऑर्डर के मुताबिक HSRP और कलर्ड स्टिकर के बिना पाए गए सभी वाहनों का चालान किया जाना है। साथ ही प्रदूषण जांच केंद्रों के संचालकों को इन आदेशों के बारे में सूचित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वे ऐसे वाहनों को पोल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करना बंद करें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में EVM हैक का मामला अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं। कांग्रेस ने जिन 14 सीटों पर EVM हैकिंग का दावा किया है, उनमें 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत का अंतर केवल 3000 से कम है। वहीं एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जिस पर भाजपा उम्मीदवार ने महज 32 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे EVM हैक करके बदलने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज मिला था। दीपक बाबरिया को चुनावी नतीजों से पहले सुबह 7:30 बजे मैसेज आया था, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस 14 सीटें लूज करने वाली है। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को EVM को हैक करके बीजेपी जीतेगी, ये दावा किया गया था। उदयभान ने कहा कि मैसेज में सुबह ही बता दिया गया था कि वे 14 सीटें कौन कौन सी हैं जिनको कांग्रेस हार रही है। देश की सीमाओं पर जवानों के साथ अब रोबोटिक डॉग भी तैनात होंगे। ये रोबोटिक डॉग किसी भी ऊंचे पहाड़ से लेकर पानी के गहराई तक जाकर काम करने में सक्षम है। इन्हें 10 किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में रोबोटिक डॉग ने भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के साथ 14 से 21 नवंबर तक अभ्यास किया है। सेना ने इस डॉग के साथ दुश्मन को खोजने और उसे खत्म करने का अभ्यास किया है। इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सहायता और परिवहन में सुधार के लिए लॉजिस्टिक
6 ड्रोन का परीक्षण भी किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने बॉर्डर से लगे इलाकों में विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए 100 रोबोटिक डॉग को प्रयोग में लिया है। रोबोटिक डॉग्स थर्मल कैमरों और रडार से लैस हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है। यह बर्फ, रेगिस्तान, उबड़-खाबड़ जमीन, ऊंची सीढ़ियों पर यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में भी हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाता है। रोबोटिक डॉग जवानों को किसी भी नुकसान से बचाते हुए दुश्मन के ठिकानों पर गोलीबारी करने में भी सक्षम है। राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने 2 दिन युद्ध अभ्यास किया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 422 अंक की गिरावट के साथ 77,155 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 168 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 23,349 के स्तर पर बंद हुआ। एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 23.44% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर रहा। वहीं आईटी शेयर्स में बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,059 रुपए बढ़कर 76,932 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट रही और ये 639 रुपए की गिरावट के साथ 90,317 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,600 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 78,100 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।